फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इकोनॉमी 2011 का डिटेल एनालिसिस का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आपको दे दिया गया है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें हुआ क्या कि लगभग 25 प्रश्न पूछे गए थे। 25 प्रश्न की डिटेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वीडियो दो जो है काफी लंबा हो रहा था। तो मैंने इसको किया कि इसको दो भाग में पढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियो को देखने में। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही हो तो आप 1.5 में या 1.75 में लगा करके भी देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो 2026 में आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। बस अच्छे से देखना। देखिए, कोचिंग मंडे के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। जितना बोला जा रहा है बस इतना करते रहिए। बाकी आप अपने स्तर से बुक्स पढ़ते रहिए। बाकी आप गूगल का, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए, एआई का इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक करिए क्योंकि एआई को हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमें समझ में आ रहा है कि एआई जो है काफी हद तक गलत दे रहा है। अगर मुझे सही जानकारी ना होती तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। मतलब अगर मैं एआई का बहुत ज्यादा यूज करता तो दिक्कत हो जाती। तो हम क्या कर रहे हैं, बुक्स के ही मटेरियल को टाइप करवा रहे हैं, लगा रहे हैं। गूगल से भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सब कुछ जो है किताब से ही ले लेते हैं। कुछ गूगल से लेते हैं, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं तो किसी न किसी संस्थान से भी मदद लेते हैं। आप लोगों को सब पता ही है, क्योंकि एक जगह आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या है कि हम लोग मदद करके आपको एक जगह उपलब्ध करा दें। तो खैर, चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो ये 45 नंबर प्रश्न है, यूपीएससी 2011 का पेपर आप लोगों ने ए सीरीज का देखा होगा। तो उसमें जो है 2011 के पेपर में ए सीरीज का पेपर आप देखोगे तो उसमें 45 नंबर प्रश्न है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के वित्त आयोग फाइनेंशियल या फाइनेंस कमीशन, आपको पता है कि अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। पहले तो ये प्रश्न आप बताइए, क्योंकि मैं तो बताने ही लगता हूँ आपको। तो आप पहले ये बताइए कि ये प्रश्न को करिए, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। पहला कथन है, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वाह प्रोत्साहित करता है। इंग्लिश में भी देख सकते हो, फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बी नंबर, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वो वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। डी, इस संदर्भ में उपयुक्त में से ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। अब आप इनमें से बताइए कि क्या वित्त आयोग का काम क्या होता है, तभी तो आप इस प्रश्न को कर पाओगे। वित्त आयोग के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। लेकिन वित्त आयोग का काम क्या हो रहा था, करों का बंटवारा करना। करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में। आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर करों करों का बंटवारा किस तरह से होना चाहिए, मेन काम यही होता है। तो आप इसके बारे में देखोगे तो यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो करों के बारे में कुछ डायरेक्ट बात कर रहा हो। इधर उधर की बातें लिख दी गई हैं। सिंपल है कि वित्त आयोग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, इसका आंसर क्या है, डी। अब पता होगा तो देखिए कर लोगे। इसमें से कहीं पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि ये, अब आपको ये उल्टे सीधे ऑप्शन यूपीसी देता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वित्त आयोग के बारे में आपने अच्छे से रिवीजन करके बार बार पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसको देखना आप अच्छे से। बाकी हम यूपीएससी की डिटेलिंग में जाकर के इसके बारे में जो उचित है जितना लगा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चीजों को लगाना मुश्किल हो पाता है। क्योंकि होता क्या है कि हम इसको अगर समझाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना, अगर कहीं पर कोई शब्दावली को लेकर के या किसी चीज को लेकर के कोई समस्या आती है तो हम वहाँ उसके लिए अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। बाकी मुझे भी लगेगा जहाँ जहाँ, जैसे अभी मैंने स्टिमुलस का एक वीडियो बनाया, स्टिमुलस, अब इसको भी देखना, क्योंकि कई बार स्टिमुलस नहीं समझ में आता। अभी प्रश्न आया था तो वहां पर मैं थोड़ा सा बताने में आपको जिस तरह से मुझे बताना चाहिए, बताने के संदर्भ में थोड़ा सा जो है दिक्कत हुई मुझे। तो मुझे लगा कि जब मुझे दिक्कत हो रही तो आपको भी दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दिया। आप उसको देख लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, ये पता होना चाहिए। यूपीएससी डालेगा कि एक वैधानिक निकाय है, तो सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी जिसे अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करना है। ठीक, अब विकल्पों को देखेंगे। पहला विकल्प क्या कह रहा है, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वाह प्रोत्साहित करता है। ये तो पहले ही आपको लग रहा है कि गलत होगा, क्योंकि यह कार्य वित्त आयोग का नहीं है। ये विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने का कार्य मुख्यतः केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, और संबंधित आर्थिक नीतियों संस्थाओं का होता है, आपको पता ही है। फिर बी नंबर हम पढ़ते हैं, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। अब देखो, पहला बी क्यों गलत हो जाएगा, आप जाकर के सीधे प्रश्न में देखो कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। ये कहाँ होगा, इसके बारे में देखो। ये वित्त आयोग का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नहीं है। पीएसयूज को थोड़ी देता है वित्त देना, वो तो केवल वितरण करता है, वो भी राज्यों केंद्र के बारे में उनका वितरण करना नहीं है, आपको पता ही है। तीसरा क्या, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम उसका थोड़ी, वो तो केवल बंटवारा करके बता देगा कि इतना इतना जो है इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। अब आपको पढ़ना क्या है, वित्त आयोग जो है नया वित्त आयोग बन रहा है, 16वां वित्त आयोग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष के बारे में पढ़ना है। और वित्त आयोग की संरचना देख लेना। ठीक है, और यूपीएससी अभी आर ओ यूपी में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, आप इसको देख लेना। यूपीएससी भी घुमा के प्रश्न पूछ लेगा। अब हमको वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ते हैं। वित्त आयोग का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना नहीं है, यह कार्य सीएजी का है। ठीक है, संसद और अन्य संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक,
फिर डी इसका आंसर है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें हमने ज़्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं लगाई कि आपको इसके बारे में आप जाकर के बुक में पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट आपको दे देंगे तो उससे क्या होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर समझाना समय का बहुत ज़्यादा जो है समय चला जाएगा। कुछ बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सारे बच्चे को पेपर के टाइम में रिवीजन कर पाना मुश्किल हो पाएगा। तो इतना ही हम रिवीजन के तौर पे दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम चर्चा करेंगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी और आपका समय भी हम नहीं खर्च करना चाहते। बाकी आप अपने स्तर से क्या करिए कि बुक से पढ़िए, जहाँ भी कहीं समस्या आए आप हमें कमेंट करिए, उसके बारे में हम अच्छे से जो है डिटेल में आपको बताएंगे। मैं आपका कोच हूँ, आपसे 2-3 साल बड़ा हूँ, 5 साल 10 साल बड़ा हूँगा, तो आपकी हर तरीके से मदद करूँगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी 2011 के पेपर में देखना आप जाकर के इसको, आप सामने रखे होगे पेपर, इसको पढ़िए, फिर इसका उत्तर दीजिए, फिर हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म सिंचाई इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत क्या आता है आपको पता होना चाहिए। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है इसके अंतर्गत, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना। मैंने तो एक उदाहरण बता दिया, वहाँ का अपने स्तर से भी आप देखना इसलिए जाकर के। अब इसमें क्या आता है कि मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। यह वर्षा दिन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2-3, सी 1-2-1 और 3 और डी 1-2 और 3। अब बताइए कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। कुछ एलिमिनेशन लगाइए, टिक लगाइए, पॉज करके देखिए इसको, कमेंट में उत्तर दीजिए भैया। तो इसको देखिए, अब इसमें कॉमन सेंस कैसे लगेगा। अब आप पूछे कृषि से संबंधित प्रश्न आते हैं कि नहीं आते। अब ये तो मेंस का टॉपिक है, तो कैसे पूछ लेगा। तो इसलिए मेंस के टॉपिक को, मेंस के सिलेबस को अच्छे से घोंट लीजिए, क्योंकि उसी से ही यूपीएससी बार बार बनाता सवाल। बाकी आप करंट को भी देखते रहिए, पीवाईक्यू देख लेंगे, करंट को देखते रहेंगे तो ये प्रश्न आपसे आराम से हो जाएंगे। अब आप सिंपल सोचिए, देखिए बहुत विशेष तौर पर यूपीएससी नहीं पूछता है, बहुत डीप में जाकर नहीं पूछेगा, ये सिंपल है। कोई आप एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ थोड़ी हो, तो आपसे सिंपल पूछा तो आप इसके बारे में देखो कि ये क्या हो सकता है। इसके बारे में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। आपको पता ही है कि मृदा से क्या किया जा सकता है, मृदा से पोषक हानि कम की जा सकती है। भाई अगर बहुत ज्यादा पानी अगर खेतों में डाल दिया तो उसमें जो पोषक होते हैं वो क्या होते हैं, बह के चले जाते हैं। वही तो नदियों में जाकर के यूट्रोफिकेशन करते हैं, तालाबों में जाकर, झीलों में जाकर के। तो आपको ये कथन तो बिल्कुल सही लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सही है। अब जहां जहां एक है वो देखो कि एक या तो केवल एक सही होगा, या तो सी सही होगा, या तो डी सही होगा। बी को आपने कट किया। अब एक ए सी डी में से कोई एक है। फिर दूसरा देखो, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन। वर्षाधीन, अब देखो माइक्रो सिंचाई वर्षाधीन कैसे, मतलब वर्षा का मतलब है जहां पर ज्यादा, मतलब वर्षा के माध्यम से वर्षाधीन खेती का एकमात्र साधन है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो, इट इज ओनली मीन ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक, इरिगेशन वर्षाधीन से सिंचाई का मतलब जहां पर वर्षा होती है, जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां की बात कर रहा है। तो एकमात्र साधन, तो ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है कि जहां पर वर्षा वहां पर हम ड्रिप सिंचाई क्यों करेंगे, जहां पर जो है पानी ज्यादा जो है हम भौम जल स्तर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो वहां पर अगर हम इसका प्रयोग कर लेंगे माइक्रो इरिगेशन का, तो हो सकता है कि हम जो है काफी हद तक भौम भौम जल स्तर को भी कम कर लेंगे और पोषक तत्व की हानि भी, जो उर्वरक और पोषक की हानि है उसको भी कम कर लेंगे। तो दो तो बिल्कुल गलत हो गया, तो दो जहां जहां है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो डी में दो है, बी में दो है, इस प्रकार हमारा आंसर सी होगा। लेकिन हम तीसरे को भी पढ़ लेते हैं। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। भौम जल स्तर क्या है, ट्यूबवेल के द्वारा, समरसीबल के द्वारा आप पानी यूज करते हो, उस पानी को क्या कर दो भाई, आप कितने लीटर पानी यूज कर लेते हो खेतों में। तो इससे क्या होगा कि एक दिमाग लगा करके हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम भौम जल स्तर को स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पानी का यूटिलाइजेशन कम होगा, मतलब खर्च ज्यादा होगा और हमारा काम भी हो जाएगा, खेती भी अच्छी हो जाएगी। तो इससे भौम जल स्तर को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास है। तो आप मेंस में भी इसको उठा के डाल सकते हो। अब देखो पीटी से यहाँ से कुछ निकला, ये एक पॉइंट निकला, दूसरा पॉइंट निकला। इन दो पॉइंटों को आप जब कृषि से संबंधित जब आ जाए कि भौम जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ खर्च हो रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि हमें जमीन के पानी को या भौम जल स्तर को खत्म या प्रदूषित होने से नहीं रोका जा सकता। इसके संदर्भ में आप क्या सुझाव दे सकते हैं या आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इस तरह से कोई कुछ भी यूपीसी ऐसे कुछ करके डाल सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पॉइंट आपके पास दो मिल गए। फिर इसके बाद यूपीएससी देखो इनसे संबंधित, कृषि से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो देखो मूंगफली, कुल्थी, ये मिलते जुलते हैं, थीम मिल रही है। फिर कृषि अवशिष्ट, मक्के के दाने अवशिष्ट, इस तरह से भी यूपीएससी आप इनसे देखिए, ये डायरेक्ट सवाल नहीं आपसे पूछ लेगा, लेकिन इनकी जो रॉ मटेरियल है, जब आप यहाँ सब चीजों को तैयार कर लोगे, ठीक है, यहाँ से चीजें अगर अच्छे से तैयार कर लोगे तो वहां पर यूज करने में आपके ऑप्शन काटने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर के ऑप्शन जो होंगे उसको काटने में बहुत ज्यादा मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिए यूपीएससी का, प्रकृति देखिए कैसे यूपीएससी ने चेंज करी, केवल एक, केवल दो, केवल तीन। अब इसमें से जब तक आपको तीनों के बारे में नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ भी कॉमन सेंस लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉमन सेंस कब लगेगा, जब आपके पास बेसिक नॉलेज अच्छे से होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी प्रश्न मिलता जुलता है इसलिए मैंने लगा दिया, हालांकि पूछा थोड़ा सा अलग गया है, लेकिन फिर भी ये
प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों से है तो कृषि से मिलता जुलता है, जैसे किसान का हाल। तो हमने कहा दिया तो प्रकृति यूपीएससी ने चेंज कर दी ना भाई, लेकिन ऑप्शन को काटने में तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो कृषि क्षेत्र को 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, आपको ये प्रश्न आराम से मिल जाए। बाकी आप देखिए प्रकृति इस प्रकार के भी यूपीएससी प्रश्न रखता है, तो ऐसे प्रश्नों को भी करने के लिए आपको बढ़िया से बेसिक नॉलेज को बार बार चीजों को बार बार रिवीजन करिए, आराम से हो जाएंगे। अब इसका आंसर देखिए सी है, सी 1 और 3 आपको दिख गया होगा। अब इसके बारे में मृदा से उर्वरक या पोषक तत्व की हानि कम की जा सकती है, एक कथन है, ये सब कथन सही है। तो सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर में पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है, जिससे उर्वरक का लिंचिंग, उर्वरक जो होती है उसकी लिंचिंग नहीं होती और बहाव कम होता है। ठीक है, मतलब बहाव कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा। ये वर्षा दिन खेती का सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये गलत है। वर्षा दिन मतलब रेन फेड खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, जो वर्षा पर निर्भर होती है वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते। सूक्ष्म सिंचाई एक विकल्प है, लेकिन एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है, इसका विकल्प इस तरह से हमने वहां पर कॉमन सेंस बताया, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हमने दे दिया कि एकमात्र साधन कहना गलत होगा, एक विकल्प है सूक्ष्म सिंचाई से। आगे हम देखते हैं कथन 3, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है, कम होने से रोका जा सकता है, ये भी सही है। तो ये इस कथन कथन सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है। सूक्ष्म सिंचाई जल की बचत करती है, जिससे भूमि जल का अत्यधिक दोहन कम होता है और जल स्तर गिरने से बचाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए इतना डिटेलिंग में करवा दिया, अब आपका काम इससे हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये भी बता दिया, प्रकृति भी बता दी, दूसरे क्वेश्चन से तुलना भी कर दी। अब इससे ज्यादा कहाँ आपको इतना सब कुछ कहाँ मिलेगा। चलते हैं अगले में। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब आपको अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ के बारे में आप पढ़ोगे, फिर इसी तरह से वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लो, यूएन के बारे में पढ़ लो, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ लो, यूपीएससी डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ लो। ठीक, इस तरह से यूपीएससी जो है बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। यूनेस्को के बारे में वो तो आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, लेकिन हम इनके बारे में आपको बोलेंगे कि इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए, बाकी हम लिस्ट दे देंगे आपको बाद में। फिर इसमें से मुद्रा कोष से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। ठीक, किसी भी देश को। अब देखिए आईएमएफ, अब इसके बारे में पहले आप बताओ, मुझे आंसर बताओ। मैं मान के चल रहा हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। अब क्या हो रहा है, किसी भी देश को, इसका मतलब कि जो इसका सदस्य नहीं उसको भी मिल जाएगा। तो आईएमएफ जो है जो सदस्य देश है उन्हीं को ऋण देता है। थोड़ा सा भी आपने कॉमन सेंस हल्का फुल्का अगर नॉलेज होगा आपके पास तो आपको पता होगा कि जो आईएमएफ होता है वो अपने सदस्य देशों को ही ऋण देता है। तो इसमें क्या है, ये केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। तो इसमें सदस्य, तो इसमें अब लॉजिक लगाओ कि इसमें विकसित देश में, तो विकसित देश कितने हैं, कई सारे, तो विकासशील देश हैं। तो विकासशील देश, अल्प विकसित देश जो विकसित अभी विकास की श्रेणी में ही नहीं है, तो उनको भी तो जरूरत होगी पैसों की। तो केवल अगर विकसित देश को देगा तो हम विश्व स्तर पे जो संस्थाएं उनका काम, फिर मतलब क्या हुआ। कॉमन सेंस ऐसे लगाओ कि जो विश्व स्तर की जो संस्थाएं, इनका मतलब क्या हुआ फिर बने रहने का। तो आईएमएफ को इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा, बी तो बिल्कुल गलत हो गया ना। फिर देखो यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ये तो मान लो आपको मैंने बताई, तो इस आधार पर हमको सी सही लग रहा है, लेकिन अभी हम डी में भी जाएंगे। ये किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। केंद्रीय बैंक को क्या मतलब सरकार को देगा, वो तो अलग चीज है किसी देश के, लेकिन जो इसका सदस्य होगा उसको, ये किसी देश के किसी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, किसी भी देश को नहीं करेगा। ऐसी थोड़ी सी एक्सट्रीम वर्ड को भी हम हटाना बताएंगे। अभी आप केवल ये देखो किसी भी देश को, यहाँ पर भी देख लो एक्सट्रीम वर्ड थोड़ा सा लग रहा है। इस तरह के वर्ड जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे। आप सोचोगे कि ऐसे वर्ड याद कर ले, किसी भी, सभी, तो ये हर जगह जो यूपीएससी अब देने लगा है, सब क्वेश्चन में देगा तो सबको हटा लोगे क्या। इस तरह से ये भी करके सी आंसर आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे इसके बारे में, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है और सदस्य देशों को उनकी भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कठिनाइयों से उभरने में मदद करना है। आईएमएफ केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में आईएमएफ के 190 प्लस सदस्य देश हैं। ठीक, आपको पता होगा, ये चीज याद रखना। यह ऋण किसी भी देश को नहीं दे सकता। यह ऋण, ये जो आईएमएफ है, किसी भी देश को नहीं देता। जो सदस्य है, जो सदस्य ना हो उनको तो नहीं देगा, जो सदस्य होंगे उन्हीं को केवल मिलेगा। ठीक, यह केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं है। आईएमएफ विकासशील, अल्प आय वाले देश और मध्यम आय वाले देशों को भी ऋण देता है। इस तरह से ये भी सही हो गया। आईएमएफ सीधे किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण नहीं देता है, आपको पता है ना, बल्कि ऋण देश की सरकार को, वही चीज मैंने बताई, सरकार को दिया जाता है, जिससे सरकार अपने केंद्रीय बैंक या अन्य संस्थाओं के माध्यम से उपयोग करती है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इससे ज्यादा इसके बारे में क्या जानोगे रिवीजन में। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, अब होमवर्क आपको करना है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ तो केवल भाई सब कुछ नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप दिन भर क्या वीडियो देखोगे। ये तो हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि आपको हिंदी माध्यम में इस तरह डिटेलिंग में कोई पढ़ाता नहीं है। इंग्लिश माध्यम में बहुत सारे टीचर हैं जो डिटेल में आपको हर चीज बता रहे हैं, और हिंदी माध्यम में क्या है कि केवल लूट चल रही है। ठीक है, तो उस लूट से आपको बचना हो तो आप देखिए, बाकी आपकी मर्जी। तो आईएमएफ है, पढ़ना है आपको, वर्ल्ड बैंक है, अभी केवल दो चीज आप पढ़ो। फिर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हम कभी बताएंगे तो उसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, हम इसके लिए बताएंगे। वहां पर हमने जो कल हमने थीम जो बताई थी उसमें हमने इसको नहीं रखा, इसलिए क्योंकि हम आईआर में इसको रखेंगे, इसलिए मैंने उसको वहां पर नहीं रखा। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों, जो आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं कौन होते हैं। कॉमर्शियल बैंक आपको बताओ कौन होते हैं, कई लोग इकोनॉमी पढ़े होंगे,
अच्छे अच्छे संस्थान से जरा बताओ कॉमर्शियल बैंक कौन होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण जिसको टीजर लोन कहते हैं, क्यों कर आर्थिक संकट का विषय है। क्यों टीजर लोन क्यों कर आर्थिक संकट आर्थिक चिंता का विषय है। अब आपको ये पता होना चाहिए लोक लुभावन ऋण क्या होता है। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वाई द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाय द कॉमर्शियल बैंक कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न, मतलब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण है क्या, टीजर लोन। अब ये क्यों चिंता का कारण है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आप इसका आंसर बताना। लोक लुभावन ऋण अधोमुख ऋणों सब प्राइम लेंडिंग। अब आपको ये बताना है कि प्राइम लेंडिंग क्या होती है, प्राइम लेंडर्स क्या होते हैं, प्राइम लेंडिंग क्या होती है और सब प्राइम लेंडिंग क्या होती है, ये पहले मुझे बताओ। ठीक, लेंडिंग आगे नहीं लिख सकता, जगह नहीं है। सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं कौन, टीजर लोन, तथा बैंकों को यह जोखिम हो रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो सकता है कि जो मुख्य लोक लुभावन ऋण होते हैं वो का एक रूप होते समझे जाते हैं, तथा ये बैंकों को यह होता है कि ये भविष्य में जोखिम मतलब कि एनपीए हो सकते हैं, एनपीए बन जाए। ठीक, बैंकों को ये लगता है इस तरह से। तो ये शब्द देखो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में आप देखना। फिर दूसरा देखो, लोक लुभावन ऋण क्या होते हैं, कि सरकार ने घोषणा कर दी कि इन क्षेत्रों को जो आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा सा पीछे हैं तो इनको कहीं लोन दे करके इनको भी आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से फिर क्या कहते हैं, देश में लोक लुभावन ऋण डीजल लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। अब आपको देखो कॉमन सेंस कैसे लगेगा। अब बताओ, बैंक जो होती है कॉमर्शियल बैंक, ये तो लाभ के लिए काम करती है, आपको पता ही है अच्छे से। इसका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करती है, ऐसे रिवीजन किया जाता है, आरबीआई करती है। फिर इसके बाद ये देखो कि ये जो है अनुभवहीन उद्यमियों को, अगर आप ये बताओ कॉमन सेंस लगाओ कि अनुभवहीन उद्यमियों को अगर ये चीज मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो तो पैसा लूट मतलब कि उद्यम को जो अगर सही ढंग से नहीं लगा पाएगा तब तो उसका पैसा डूब जाएगा कमर्शियल बैंक का। तो इसलिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, कॉमन सेंस से लगाओ। अब हमें कुछ नहीं पता, तुमको नहीं कुछ पता, सिंपल ये क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे लॉजिकल रूप से या मैंने जो अभी तक समझा अर्थव्यवस्था को पढ़ा उससे मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, दूसरा तो ऑप्शन नहीं होगा। तो जहां जहां दो उसको काटो। अब पहला ऑप्शन हमें थोड़ा सही लग रहा है, पहला ऑप्शन सही भी है। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पढ़ो फिर से एक बार, कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। लोक लुभावन ऋण टीजर लोन अधोमुख ऋणों सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं, तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। तो ये सही इसलिए होगा कि देखो अब मैं प्राइम लेंडिंग इस तरह से एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक, अब आपको प्राइम लेंडिंग रेट या प्राइम लेंडर्स क्या होते हैं, जो बैंक के बहुत एक तरीके से पेट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे ये पेट कस्टमर है, मतलब बहुत ये हमेशा मेरे पास आते हैं। तो इनके प्रति बैंकों का विश्वास होता है कि ये जो है हमेशा लोन लेते हैं और समय से चुका चुका देते हैं। तो इनके लिए बैंक जो है थोड़ा सा पहले क्या करते थे, बीपीएलआर एक आता था, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, इन्हीं के आधार पर तय हो जाता था कि इनको जो है कम रेट पर हम लोन दे दें। ठीक, बीपीएलआर के बारे में आप अच्छे से पढ़ना, अभी हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, पहले चलता था। फिर उसके बाद और भी रेट्स आई, उनके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। तो प्राइम लेंडिंग रेट में क्या होता है कि जिनके ऊपर विश्वास होता है इनको तो लोन आसानी से मिल जाता है। इनको रेट भी जो बैंकें होती थी पहले क्या करती थी, इनको रेट में थोड़ी सी छूट भी देती थी कि आप सबके लिए अगर 6% रेट है लोन लेने का तो आपको हम 5.5 कर देंगे। ठीक, तो ये होता था। फिर सब प्राइम लेंडिंग क्या होता है कि ये थोड़े से इनसे इनके ऊपर विश्वास कम होता है, क्योंकि ये लोन लेते थे लेकिन इनके लोन की चुकता अवधि देर से होती थी या दिक्कत आती थी, इसलिए इसको सब प्राइम लेंडिंग बोल देते हैं। अब आपको अच्छे से पढ़ना है कि लोक लुभावन ऋण फिर से पढ़ो। अब यहीं पर देखिए प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, अभी फिर से पढ़ो कि लोक लुभावन ऋण अधोमुख ऋण। अब ये देखिए हिंदी में यही तो दिक्कत होती है, इसको छोड़ दो, केवल आपको सब प्राइम लेंडिंग पढ़ लो, इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। सब प्राइम लेंडिंग का ही रूप समझे जाते हैं। ठीक, कौन से, लोक लुभावन ऋण, तथा बैंकों को ये जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो, मतलब कि एनपीए में न चले जाए, मतलब कहीं नहीं चुका पाए तो ये वही चीज तो मैंने समझाई। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को भी लोन देने के लिए बार बार बोलती है कि जिससे क्या हो कि ये लोग भी समावेशन कर पाए, मतलब इनका भी समावेशन हो जाए, इनको भी सहायता मिल जाए, लेकिन ये समावेशन हो जाए और सरकार की ग्रोथ रेट बढ़े, कुछ सरकार मतलब जीडीपी वगैरह बढ़े इस तरह से, और उनका भी समावेशन हो जाए, इसलिए सरकार ऐसा कुछ करने के लिए प्रयास करती रहती है। तो उसके बारे में कभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी अब देखिए यूपीएससी इसी तरह के सवाल बनाती थी इनसे। अब इसकी प्रकृति देखो, केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, इस तरह से यूपीएससी में रख रही सवाल को। घबराना नहीं, बहुत अच्छे से देखना है, प्रश्न आपके हाथ में हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को रोक रोक करके पढ़िए, यूपीएससी ऐसे सवाल बनाता है, इसी से मिलता जुलता सवाल था इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। देखो तीसरा ऑप्शन पढ़ो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी को समर्थन देना। इसी तरह के सवाल तो पूछे जाते हैं। किसी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये सवाल आराम से हो जाएंगे। मैं तो अब पॉज करके आप थोड़ा सा देख लेना। अब इसके बारे में लोक लुभावन ऋण के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टीजर लोन वे ऋण होते हैं जिनमें शुरुआती कुछ वर्षों तक ब्याज दर बहुत कम रखी जाती है, मतलब इनके लिए रेट जो होती है सबके लिए 6% मान लो होगी तो इनके लिए 5% होती है कि ये आराम से चुकता कर सकें, और बाद में यह दर बढ़ा दी जाती है। इन्हें सब प्राइम लेंडिंग का ही ग्रुप माना जाता है। लेंडिंग बोल रहा है, लेंडर्स अलग होते हैं, यही जो लोन लेंगे उनको लेंडर्स
और लेंडिंग मतलब उधार देना, क्योंकि कम ब्याज दर से ग्राहक आकर्षित होते हैं। लेकिन इसी को तो लोग लुभाऊ ऋण बोला, कि लुभा रही है लोगों को कि आप आइए और लोन लीजिए, बैंकें ऐसा कर रही हैं। ठीक है, इन्हें सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप माना जाता है, क्योंकि कम ब्याज दर से ग्राहक आकर्षित होते हैं, लेकिन बाद में ऊंची दर पर चुकाने में कठिनाई होती है। इस कारण बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में ऋण चुकता ना हो पाए। तो ऐसा ही होता है कि लोग लुभाऊ ऋण होते हैं। बाकी मैंने वहां पर जो चीजें बताई, सब प्राइम लेंडिंग और लेंडर्स और सब प्राइम लेंडर्स और प्राइम लेंडर्स, ये मैंने अच्छे से आपको समझाया था। वहां से भी सवाल हो गया कॉमन सेंस से, बाकी यहाँ पर हमने बताई दी है ये चीज अच्छे से। ठीक है, समझ में ना आई है तो फिर से बताने। इस कारण बैंकों को ये जोखिम रहता है कि भविष्य में भाई, पहले तो आपने 5% में बताया कि हम 5% ऋण दे रहे हैं, लोगों को लुभा लिया, लोग तुम्हारे पास चले आए, लेकिन बाद में क्या कर दिया, 6% कर दिया। अब क्या हुआ, जनता कह रही हम देंगे नहीं, तुमने ऋण कैसे बढ़ा दिए। तो ये उस समय का सवाल था। अब व्यवस्थाएं चेंज हो गई तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी रखे रहने, यूपीएससी को कोई भरोसा नहीं। पहला कथन क्यों सही, टीजर लोन सब प्राइम लेंडिंग का रूप है और बैंकों के लिए जोखिमपूर्ण होता है। ठीक, और दूसरा गलत है, टीजर लोन मुख्यतः हाउस लोन के रूप में दिए जाते हैं, ना कि अनुभवहीन उद्यमियों को। इस तरह से भी गलत हो जाएगा, हमने उस तरह से कॉमन सेंस लगाया, लेकिन इस तरह से भी ये गलत हो जाएगा। ठीक, कॉमन सेंस के संदर्भ में मैंने थोड़ा सा अलग लगाया, बाकी आप अपने स्तर से देखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ रही है। अब जैसे जब भी कभी कहे सतत रूप से बढ़ रही है, सतत रूप से घट रही है, तो आपको थोड़ा सा नजर रखने की यूपीएससी ऐसा क्यों बोल रहा है। बाकी आपको चीजों को समझना है। यूपीएससी जब कोई न्यूज चर्चा में हो तो आप देखते रहना कि जीडीपी ग्रोथ, अब ऐसी शब्दावली को जब आर्थिक समीक्षा आती है उसमें थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि वहीं से यूपीएससी सवाल उठा देता है। तो लगातार ना कोई चीज बढ़ती है ना घटती है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, तो उसके लिए आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ना होगा। अभी आएगी आर्थिक समीक्षा, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मलाई मलाई या मेहनत, बिना मेहनत के आप सोचोगे कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं होता है। तो ऐसा हम नहीं मान के चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेट के बारे में पता है। आप क्वेश्चन को पहले करिए। दूसरा प्रश्न क्या है, विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। ये भी और ये भी। अब आप बताओ उपरोक्त में से कौन सा कथन सही, केवल एक सही, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना तो दो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। अब ये देखिए, अब ऐसे सवालों को मैं होता तो मैं कैसे करता। तो मैं मान के चलता, इसमें तुक्का भी लगाता। तुक्का कैसे लगाता, कि ना तो लगातार कोई चीज बढ़ती है लगातार, ना तो लगातार घटती है। तो मैं मान के चला हूँ कि लगातार, तभी तो यूपीएससी ने पूछा कि हम यहाँ पर भ्रमित हो जाए, थोड़ा सा भ्रम, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि हम ऐसे भ्रमित हो जाए। और बाकी पता देखिए, हमें पता नहीं पता तभी हम ऐसे तुक्का लगाएंगे, अटेम्प्ट लेंगे क्वेश्चन को। और ये तभी लेंगे जब क्वेश्चन हमारे पास, जब मैं लगभग 85+ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे 85 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हम कर क्या पा रहे हैं कि हमारे पास 70-75 क्वेश्चन, मैंने 75 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट लेना है, तो मैं इसके लिए भी तुक्का लूंगा। 85+ क्वेश्चन मुझे करके आने मार्क यूपीएससी एग्जाम में। तो इसके लिए मैं ऐसे प्रश्नों को भी तुक्का लगाऊंगा। तो इसमें क्या है, विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है, तो इसको भी मैं गलत मान रहा हूँ और एक को भी गलत मान रहा हूँ। इस आधार पर मैंने डी माना। अब आंसर देखते हैं, डी ही सही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। 2011 के अनुसार ना तो जीडीपी वृद्धि दर और ना ही प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर पिछले 5 वर्षों में सतत रूप से बढ़ी थी, मतलब दोनों ने लगातार वृद्धि नहीं की, अतः विकल्प डी सही। अब देखो, भारत की जीडीपी 2011 में प्रश्न पूछा, इसका मतलब 2006 से 11 तक की जीडीपी देखना। 2006 में 9.6% थी, 2007 में बढ़ी 9.8%, 2008 में आर्थिक मंदी। अब आपको कॉमन सेंस ये भी लगा लेना था कि 2008 में आर्थिक मंदी आई थी। अब 2011 का प्रश्न है, क्योंकि हम आज कर रहे हैं, इसलिए हम उस समय की पैदाइश तो है नहीं, मतलब उस समय तो तैयारी कर नहीं रहे थे, तो हमारे दिमाग में नहीं आया। लेकिन अगर हाल जैसे 2020 की घटना कोई हो गई, तो अगर इस तरह का सवाल आ जाता है, मतलब कोई ऐसा सवाल आ जाता है, तो 2020 की घटना मान लो मुख्य घटना थी, तो ऐसी घटना को हम आसपास की घटना से तुलना तो कर ही सकते हैं ना। इतना तो भाई हम देखें, मान लो 21 साल की उम्र में पेपर दे रहे होंगे, तो 16-17 साल की उम्र में व्यक्ति अवेयर हो जाता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो है 2020 में ऐसी घटना हुई, तो ये सब देखते हैं। तो 2008 में आर्थिक मंदी हुई थी, वैश्विक वित्तीय संकट आया था, तो आप कॉमन सेंस लगाते तो भी सही हो जाता। तो मैंने तो अपने मन से कॉमन सेंस लगाया कि लगातार बस तुक्का मतलब अटेम्प्ट लेना क्वेश्चन को, तब हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। फिर 2009 में 7.9%, 2010 में 8.5%, 2011 में 5.2%। स्पष्ट है कि, क्योंकि पहले देखो बढ़ी रही फिर घटती चली गई, फिर बढ़ी घटी ऐसे चलता रहा, तो सतत रूप से, मतलब स्पष्ट है कि वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी नहीं रही, बीच में गिरावट आई और उतार चढ़ाव रहा। फिर प्रतियोगिता है, अब इसी बात पे आप समझ लीजिए कि प्रतियोगिता में भी दिक्कत आई होगी। प्रतियोगिता जीडीपी वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि का दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, प्रतियोगिता पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, आप मुझे बताओ। देखो, होमवर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज हमें नहीं बता सकता। अब इसके बारे में आप मुझे बताना कमेंट करके। 2006-7 और 2007-8 में तेज वृद्धि हुई, तेज वृद्धि हुई। 2008-9 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण गिरावट आई, तो लोगों की आय भी कम हुई होगी, तो इस आधार पे भी क्वेश्चन कर सकते थे। 2009-10 और 2011-12 में सुधार हुआ, यहाँ भी वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी नहीं। मैंने कई सारे यूपीएससी क्वेश्चन किए, तो उसमें कॉमन सेंस मेरा ऐसे लग जाता है, मतलब तुक्का लग जाता है, कॉमन सेंस नहीं कह रहा हूँ, तुक्का ऐसे लग जाता है। ना तो कभी कोई चीज लगातार बढ़ती न घटती, और बढ़ती घटती भी है तो यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न क्यों रखा,
तो मैं उसको सोचता हूँ कि यूपीएससी ने हमको भ्रम करने के लिए रखा, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है, क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, बैंकों से सवाल आ गया। भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि और उससे जुड़े हुए सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, किसकी है? वाणिज्यिक बैंकों की, सहकारी बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस। अभी मैंने इसके लिए एक वीडियो अच्छे से बनाया है, वीडियो नहीं बनाया मैंने, पीछे बताया माइक्रो फाइनेंस, इसके लिए भी एक वीडियो मैं बना ही देता हूँ अभी, 1-1.5 घंटे में बना करके आपको दे दूंगा। तो सूक्ष्म संस्थाओं की, अब इनमें से कौन ऐसा जो सबसे ज्यादा लोन देता है, किसकी हिस्सेदारी परसेंटेज वाइज मान लो, किसकी सबसे ज्यादा? कॉमर्शियल बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक की, रीजनल रूरल बैंक की या माइक्रो फाइनेंस बैंक की? आप बताओ। अब देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। वाणिज्यिक बैंक की, सहकारी बैंक की, क्षेत्रीय ग्रामीण की। वाणिज्यिक बैंकों में इस तरह से सोच कर तो मान सकता हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन सहकारी बैंकों भी मान के चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक और सूक्ष्म वित्त। अब इसमें क्या होता है कि ये लोन जो है ज्यादा देती है, ये हर जगह है, वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक हर जगह होती है, तो ये अपने परसेंटेज वाइज, मतलब कि ज्यादा, मतलब कि क्षेत्र, अगर क्षेत्र में देखा जाए तो सहकारी बैंक भी काफी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, लेकिन हम एक को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वाणिज्यिक बैंक जो है लोन जो है मात्रा के हिसाब से ज्यादा देता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो कृषि और उससे संबंधित, अब आपको तुलना करके आपको लगे कि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो सकती है, तो यूपीएससी ने क्यों दिया ऐसा सवाल? क्योंकि हम भ्रमित हो जाएं। लेकिन वाणिज्यिक बैंक, अब ये सब पढ़ने में आता है, जब आप चर्चा में चलेंगी तो ये चीजें आपको मिलेंगी, करंट अफेयर में रहती है। जैसे सहकारी बैंक इस समय चर्चा में है, 2000 अप्रैल 2025 के जो है करंट में था, तो मैं अभी जो है सर आपको जो है इकोनॉमी का जो है करंट अफेयर पढ़ाएंगे, तो उसमें ये चीजें बताएंगे। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बारे में भी चर्चा में है, ये भी इसके सूक्ष्म वित्त में आपको बताऊंगा, ये भी चर्चा में चलता रहता है। एक माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट होता है, माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस, ये दोनों में अंतर बताओ, क्रेडिट और उसमें। मैंने इसको अच्छे से शायद बताया भी है, और अच्छे से इसको बताऊंगा। अब इसमें वाणिज्यिक बैंक क्या छे मतलब हिस्सेदारी परसेंटेज वाइज, कि जितना लोन, मान लो कि उसके पास 100 रुपए लोन है, तो वो लगभग 40% आपको मान के चलो दे देती। मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी हम आंकड़ा नीचे पढ़ेंगे, इस आधार पर सही हो जाएगा। बाकी अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से तो मान लो आंसर पता चल गया, लेकिन हमको बी, सी और डी आंसर के बारे में भी अच्छे से पता करना है। ठीक, कॉमन सेंस के आधार पर बताया, बाकी आप इसके बारे में पढ़े होगे तो ये पहला आंसर ऐसे ही हो जाएगा। मैं तो आपको तुक्का लगाने के, कॉमन सेंस लगाने के भी बीच बीच में बताता रहता हूँ कि ये अगर नहीं पता है तो आप इसके बारे में पता करो। बाकी ये आर्थिक समीक्षा जब आती है तो उसमें ये सब चीजें रहती हैं कि कहाँ पर किस क्षेत्र को ज्यादा लोन किस श्रेणी में दिया। तो उस समय यूपीएससी बहुत ज्यादा सैद्धांतिक प्रश्न पूछता था, तो इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते थे। तो घबराना नहीं है, इन चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विस्तृत व्याख्या, भारत में कृषि और संबंध, इसके लिए ए ऑप्शन हो गया, ये तो आप पता ही है। कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधियों के ऋण वितरण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। ठीक, कारण क्या है? वाणिज्यिक बैंक देश भर में सबसे व्यापक नेटवर्क उनके पास, और सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नाबार्ड समर्थित योजनाओं के तहत किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इनकी हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम है। हिस्सेदारी वही चीज मैंने जो बताई। फिर आरआरबी विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसानों को ऋण देते हैं, परंतु उनका दायरा सीमित है। आरआरबी कहाँ है? बहुत ज्यादा नहीं है उस तरह से कमर्शियल बैंक की तुलना में, देखो। ठीक, फिर सूक्ष्म संस्थाएं मुख्यतः छोटे समूहों और गरीब परिवारों को लघु ऋण देती हैं, लेकिन ऋण वितरण में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम होती है। तो आप इस आधार पर भी सही हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। फिर आगे चलते हैं। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन देना, एमएसएमई उद्यम को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। निम्नलिखित कूटों का आधार निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चयन कीजिए। एक, केवल एक, केवल एक दो, केवल दो तीन और एक दो तीन। अब आप ये प्रश्न मैंने जो है पॉलिटी वाले सेक्शन में करा दिया था, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया, और इसमें कॉमन सेंस भी लग जाएगा, क्योंकि वित्तीय आपको समावेशन करना है, समावेशी विकास। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंग्लिश में ही देखा करिए। समावेशी विकास, समावेशी विकास वृद्धि। तो ये वृद्धि कब होगी? जब आप सभी क्षेत्रों को विकास करोगे, तो स्वयं सहायता समूह का विकास होगा, एमएसएमई सेक्टर का विकास होगा, शिक्षा का अधिकार होगा, तो लोग विकसित होंगे, समावेशी विकास होगा। ठीक है, तो समावेशी विकास इसी तरह से जो है होगा, तो हम तीनों को मान के चलते। ये तो मैंने पॉलिटी में डिस्कस कर दिया था, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा मैंने लगाया नहीं है। ऐसे संबंधित प्रश्न ये पूछा गया था, ये पहले भी मैंने लगा रखा था, इस तरह के सवाल पूछ लेता। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। किसी एचएचजी में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो कोई अकेला सदस्य लेता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी को समर्थन देते हैं। अब इसके बारे में भी आपको देखना है, अच्छे से पढ़ोगे तो ये सवाल हो जाएंगे। आज आपको देखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जाकर के देखना है कि ये कैसे कार्य करते हैं। ठीक, फिर आरआरबी को देखना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में देखना है। यहाँ ऑप्शन मैंने ऊपर जो है
बताया था ना आपको। थोड़ा सा ऊपर जाओ, वाणिज्यिक बैंक को देखना है, सहकारी बैंक को देखना है, आरआरबी को देखना है और सूक्ष्म वित्त, इन चारों के बारे में आप जाकर के पढ़िए। ना आए समझ में, कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा और लगेगा तो क्लास भी आपको दे दूंगा। इनके बारे में आपको देखना है। आरआरबी मैंने बताई दी, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और इसके बाद सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनके बारे में जब बैंकिंग पढ़ोगे ये सब के बारे में पता चल जाएगा, ये तीनों के बारे में। एसएचजी के बारे में थोड़ा सा अलग पढ़ना है। माइक्रो फाइनेंस भी आपको इसी में जानकारी को मिल जाएगा। माइक्रो फाइनेंस की वीडियो में एक अलग से डाल दूंगा, परेशान होता हूँ। इसके बारे में ये पॉलिटी में चर्चा हो गई थी तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है नोट करके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो होते हैं सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी या शेयर मान इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है। अब क्या होता है इक्विटी, क्या होती है, शेयर वगैरह होते हैं, शेयर डिवेंचर वगैरह हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं। इसका जो है इनको बेचना, विनिवेश का मतलब बेचना, क्यों कर रही है। अब इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन, आप आंसर बताना। सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। ठीक। सरकार अब सीपीएसई क्या करे, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। ठीक। अब इनमें से कॉमन सेंस से ये प्रश्न बताओ, कौन सा कथन सही है। केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक दो सही, ना तो एक ना तो दो। इसमें से कॉमन सेंस लगाओ। ये क्वेश्चन आराम से कॉमन सेंस से होगा, बहुत ज्यादा नहीं डीप में जाना है, सिंपल पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ कि कैसे सरकार अपने इक्विटी या शेयर का विनिवेश विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करती है। अब ये बताओ कि जो शेयर का पैसा आएगा केवल क्या वही से बाहर का ऋण चुकाएगी क्या। तो मुख्यतः क्या वही काम करती है, और भी तो हो सकता है, और भी तो काम कर सकती है, केवल वही को काम क्यों करेगी। क्या बताओ। तो इस आधार पर पहला भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो केवल एक गलत हुआ, दो गलत हुआ। मुख्यतः बोल रहा है विदेशी ऋण, घरेलू ऋण भी तो चुका सकती है, तो मुख्यतः बाहरी ऋण, तो इस आधार पर हमने इसको गलत किया। ठीक। फिर सरकार अब सीपीएसई के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ना कुछ तो रखेगी। भले आप पीपीपी मॉडल को अपना रहे हो लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार बिल्कुल से एकदम से कर देगी। 2011 का सवाल था इसलिए उस संदर्भ में सोच रहा हूँ। तो इस आधार पर दूसरा भी गलत मुझे लग रहा है, आप अपने स्तर से सोचिए। तो इस आधार पर मुझे मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। अब आंसर देखते हैं क्या सही है, डी ही सही है। अब करते हैं, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों को अपनी इक्विटी का निवेश डिस इन्वेस्टमेंट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य होते हैं राजस्व जुटाना, ताकि उसे राजकोषीय घाटा, मुख्यतः काम ये होता है राजकोषीय घाटा कम करने में, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और सामाजिक योजनाओं को लगाया जा सके। ठीक। सीपीएसई में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दक्षता लाना। सीपीएसई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम उनके बारे में बोला है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दक्षता लाना, क्योंकि निजी भागीदारी से प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही बढ़ती है। सरकार का उद्देश्य यह नहीं है कि वह केवल बाह्य ऋण चुकाने के लिए निवेश करे। सरकार का जो उद्देश्य यह नहीं है कि वह केवल बाह्य ऋण, केवल बता रहा हूँ ना, केवल यह नहीं है कि बाहरी ऋण को मतलब विनिवेश के माध्यम से करे, बेच करके वापस कर दे, ऐसा नहीं। सरकार क्या कर, साथ ही सरकार पूरी तरह से सीपीएसई के प्रबंधन के से हाथ खींचना भी नहीं चाहती। 2011 के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, कई रणनीतिक क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखना जरूरी समझा जाता है। आप इसको आज वर्तमान के जो शांति बिल है उससे भी देख सकते हो। शांति बिल में सरकार की हिस्सेदारी कितनी, 51% है, क्योंकि न्यूक्लियर क्षेत्र में भी अब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें 51% सरकार की हिस्सेदारी है। अगर सरकार इससे शेयर अपने हटा लेती है, अपने आप को पीछे कर लेती है, तो इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे कॉमन सेंस से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। अभी विशेष तौर पे देखिए, विशेषज्ञ नहीं बनना है आपको, सिंपल जो जो चीजें पता चलती है बस उनके बारे में आप अच्छे से जानते हो। अब गलत क्यों है विश्लेषण, पहला गलत क्यों, विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग मुख्यतः बाह्य ऋण चुकाने के लिए नहीं किया जाता। ठीक। दूसरा कथन भी गलत है, सरकार सीपीसी राजकोषीय, यहाँ के बोल रहा था, राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए जरूर किया जा सकता है। ठीक। फिर सरकार सीपीसी के प्रबंधन का नियंत्रण पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती, केवल दक्षता और निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक। पूरी तरह नहीं छोड़ेगी, केवल दक्षता आ जाए और निजी निवेश को बढ़ावा मिल जाए, लेकिन पूरी तरह से सरकार नहीं हटा चाहती। उससे क्या होगा कि देश के अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में मुझे बताओ। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। आर्थिक विकास अवस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ, हाइपर इन्फ्लेशन के साथ। अब आप बताओ, इंग्लिश में पढ़ लो, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा डी, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जो है महंगाई पड़ गई। आप देख रहे हो ना वेनेजुएला वगैरह में क्या स्थिति है, पहले भी कि महंगाई जो है, स्थिति महंगाई क्या हो रही है भाई, 100 रुपए की चीज जो है आपको पता चल रहा है कि 5,000 रुपए की मिल रही है। मतलब महंगाई की बात बता रहा हूँ। अभी की वेनेजुएला की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले जो 2008 के आसपास की मंदी की स्थिति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई ऐसे देश थे इनको उदाहरण। तो हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं हो सकता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, एक तरफ तो महंगाई बढ़ती है
और दूसरी तरफ रोजगार नहीं बढ़ता है, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ती है, एक तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और महंगाई बढ़ती है। कायदे से तो महंगाई बढ़ती है तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है लोगों की, और उत्पादन उसी हिसाब से होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, ये स्टैगफ्लेशन है एक तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन एक तरीके से अच्छा माना जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स थे, उन्हें जेम कीन्स, उन्होंने कहा था कि एक हद तक महंगाई जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। तो महंगाई, भाई क्या होगा, महंगाई जब होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन भी कंपनियां करेंगी ज्यादा से ज्यादा, कि उस डिमांड को पूरा किया जा सके। ऐसा ही तो होगा। और जब प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाएगा तो लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से अच्छा होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि मंदी वाली स्थिति एक तरीके से आ जाती है, कि हम मान लो 100 रुपए की चीज है और लोग खरीद ही नहीं रहे, तो वो 90 की होगी, भैया ले लो। फिर 80 की होगी, भैया ले लो। फिर क्या कर दिया, 70 की होगी, भैया ले लो। 60 की ले लो, कोई ले नहीं रहा, डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही। तभी सरकार क्या करती है, स्टिमुलस लाती है मंदी की स्थिति में। अभी हमने बताया, तो इस आधार पे चारों ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में हम कभी चर्चा करेंगे, कभी क्या चर्चा करेंगे, हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। आप इनके बारे में और अच्छे से देखिए। अब इसका देखो स्पीति, इसको इंग्लिश में जरूर देख लीजिए। हिंदी में तो अपस्फीति लिखना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में इन्फ्लेशन लिख देता है, तो आप इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा। तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ का अर्थ है उत्पादन, आय और रोजगार में वृद्धि। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो मांग डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोडक्शन है अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहा तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, मान लो आप 500 रुपए आपकी इनकम है, आप क्या कर रहे हो, आपकी इनकम होगी, क्या होगी, 600 होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मार्केट में डिमांड करोगे। डिमांड में जो कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो किसी की तरह टमाटर, मान लो केचप है, मान लो टमाटर है, टमाटर आपको खरीदना है, तो अब क्या हो रहा है कि आप 100 टमाटर है, आपने अकेले खरीद लिए, लेकिन मार्केट में उसकी कमी होगी। ठीक है, अब जब कमी होगी, टमाटर ही नहीं है मार्केट में, तो लोग डिमांड करेंगे। तो अब जब टमाटर पीछे से आएगा, मान लो कम आया, 100 टमाटर की बजाय 85 आया, तो वो कहेगा भैया हम इसको जो है 500 रुपये किलो बेचेंगे। तो महंगाई वो हुई। तो एक जो है महंगाई जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है, मतलब एक तरीके से जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो मांग जो है, मांग भी बढ़ती है। ठीक, अर्थव्यवस्था का मतलब ग्रोथ बढ़ती है। बढ़ती हुई मांग के कारण कीमतों में इन्फ्लेशन या वृद्धि होती है, समानता देखने को मिलती है, ये तो आपको पता ही है। अतः आर्थिक विकास समानता स्फीति इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। आर्थिक विकास एक तरीके से इन्फ्लेशन से जुड़ा होता है। आर्थिक विकास तभी जब थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी। अन्य विकल्प क्यों नहीं है अपस्फीति, यह तब होती है जब कीमतें गिरती हैं, प्राय मंदी या आर्थिक संकुचन से जुड़ी हुई होती है। स्टैग्फ्लेशन यह स्थिति तब होती है जब आर्थिक विकास रुक जाता है, स्टैग्फ्लेशन, लेकिन कीमतें बढ़ती जाती है। ये असमान और संकट की स्थिति है, ये मैंने अच्छे से बता दिया आपको। अतिस्फीति हाइपरस्पेशन या अत्यधिक और नियंत्रित अनियंत्रित मूल्य वृद्धि है। समानता, जो समानता आर्थिक विकास से नहीं जुड़ी होती बल्कि आर्थिक अस्थिरता से जुड़ी होती है, इसलिए आर्थिक विकास समानता स्फीति के साथ युग्मित होता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक रेट, बैंक रेट, इसके बारे में भी आप लोग बताओ कि ये क्या होता है। बैंक रेट कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, बैंक रेट अगर कम कर दिया जाए, अब इसके बारे में पहले आंसर बताओ। बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। बैंकिंग से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, बढ़िया से पढ़िए बैंकिंग। ठीक है, तो बैंक रेट जब कम होंगे तो क्या होगी, मतलब रिजर्व बैंक ने, केंद्रीय बैंक ने कम किया है बैंक रेट, तो जो बैंकें हैं नीचे, कमर्शियल बैंक, अन्य बैंकें जो है वो भी अपने रेट को क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब रेट को घटा देंगे तो लोन, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेने जाएंगे। लोन लेंगे तो क्या होगा, बैंक रेट कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, डॉविस वाली नीति आई, डॉविस होगा। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से अच्छा माना जाता है। तो लोन जब कम होगा, लोग पास मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट में जब तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी क्या बढ़ेगी मार्केट में, जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मार्केट में जब ज्यादा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, तो एक तरह की लिक्विडिटी बढ़ती है, लोन लेंगे तो लोन ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, तो इस तरीके से बाजार की तरलता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक ये सही होगा, घट नहीं जाती है। बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। वाणिज्य में अधिक जमा पूंजी संग्रहित करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक तरीके से ये सही हो जाएगा। बैंक रेट के बारे में इसके बारे में और विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे। बाकी आप ऑप्शन देखिए, देखिए यूपीएससी ने स्टेलाइजेशन का प्रश्न पूछ लिया 2023 में। खुला बाजार कार्यवाही, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक तरफ बाय करती है और एक तरफ सेल करती है आरबीआई, बॉन्ड पर, बॉन्ड को सेल करती है, बाय करती है, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे अच्छे से, क्योंकि सब कुछ बताना यहाँ पर संभव नहीं है। देखिए इससे भी सवाल आए, देखो ऑप्शन देखो, केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, केवल चार सही, फिर देखो। और यहाँ पर देखो सिंपल भी पूछ ले, तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, 2023 का सवाल है, लेकिन हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखकर घबरा गए और प्रश्न में यूपीएससी के एग्जाम में हम लोग बहुत कुछ गलत करके चले गए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में जैसे लड़ा जाता है युद्ध में, उसी तरह से आप पहले से तैयार रहिए और आराम से एग्जाम निकलेगा, कूल रहिए। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। 2024 क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, ये भी बैंकिंग संबंधित है।
फिर 2024 53 नंबर क्वेश्चन, ये तो मैंने कुछ प्रश्न लगाए, लेकिन बाकी और भर भर के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमने 2023 24 25 के ही प्रश्न लिए, भर भर के बैंकिंग सवाल आते हैं। अब देखिए प्रश्न ऐसा ही है, आपको मैंने यही बताया, देखो आप, बाजार की तरलता बढ़ जाती है, उसका ऑप्शन भी बताया। अब क्या होता है बैंक दर, क्या होती है? बैंक रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक। जब आरबीआई बैंक दर कम करता है तो वाणिज्यिक बैंकों को सस्ता ऋण मिलता है। जब सस्ता ऋण मिलेगा तो वो आम जनता को भी सस्ता देंगे। इससे बैंक अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, अधिक से अधिक ऋण प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम स्वरूप बाजार में धन की उपलब्धता, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक। विकल्पों का विश्लेषण, सही क्या है? बैंक दर घटने से तरलता बढ़ती है, बिल्कुल सही है, यही तो सही है। गलत है, दर घटने से तरलता घटती नहीं बल्कि बढ़ती है, बैंक दर घटने से। ठीक, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत है, बैंक दर का सीधा असर तरलता पर पड़ता है, और यहाँ पर क्या कह रहा था कि बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए गलत हो गया। चौथा, बैंक दर घटने से बैंक अधिक ऋण देते हैं, ना कि जमाखोरी, ये जमा पूंजी बढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, पहला सही हो जाएगा। इसलिए बैंक दर कम करने का सीधा प्रभाव बाजार की तरलता पर, तरलता को बढ़ाना है, ये बढ़ना होता है। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ, और इसके बाद हम बहुत जल्दी एनवायरमेंट का और साइंस टेक का वीडियो लाएंगे, समाप्त करेंगे। इसी तरह से 2012-25 तक के पूरे प्रश्न करा देंगे, आप लोग परेशान मत हो, बस ये वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और यूपीएससी क्रैक करिए। आप लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।